Hello class 10th. You are studying about the nationalism in Europe. नेशनलिज्म in यूरोप में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस. अरिस्टोक्रेसी लोग और न्यू मतलब नए से नए मध्यम वर्गीय लोगों का आना, कैसे न्यू मिडिल क्लासेस क्रिएट होता है, कैसे एक वर्कर क्लास का आदमी मिडिल क्लास में प्रवेश करेगा. सुनिए, सबसे ज्यादा जो लैंडलॉर्ड थे या जमीन थी सब अरिस्टोक्रेसी ऑटोक्रेटिक लोगों के पास थी, कह लो क्लर्जी और नोबल्टी के पास थी. अब क्या बचा? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. आपको पता है कि इंग्लैंड में भी और यहाँ पर 3 जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. तो लोग कहीं ना कहीं, देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था. तो हुआ क्या था बेटा, इसमें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा तो आस पास के रहने वाले लोग, है ना, नेबर्स नेबर्स पीपल्स वर्क के लिए आ जाएंगे. और जब वर्किंग के लिए आएंगे तो उनकी स्टेटस, लिविंग स्टेटस बढ़ेगा. डेफिनेटली जिनके पास जॉब्स नहीं थे उन्हें जॉब्स मिलेंगे, है ना, एक परमानेंट जॉब मिलेंगे. तो एक ओवरऑल कहने का मतलब है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इस तरफ तो लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो भी निकल कर सामने आए. इसके साथ वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल यूरोप, देयर वर ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड. कहाँ वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल यूरोप, सबसे ज्यादा हम यूरोप ही पढ़ रहे हैं हम लोग. यूरोप का सेंट्रल तबका, सेंट्रल और ईस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट. ये समझ लो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि इन विच पार्ट ऑफ द यूरोप वेल डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस. ये वक्त है 1804 और 1815 के बीच का, जब मिस्टर नेपोलियन थे यहाँ. इसके साथ इट रिजल्टेड द ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड इमरजेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस. देखना, इसी से सब क्वेश्चन निकल के आएगा. वो कह रहा है कि यूरोप के वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो अर्बनाइजेशन भी तो होगा. अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहर बढ़ेंगे. भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जब भीड़ बढ़ेगी तो सिटीज बढ़ेंगे, छोटे छोटे शहर बढ़ेंगे, है ना भाई. और अभी तब शहर बढ़ेंगे तो जब लोग शिफ्ट करेंगे गांव से शहर में तो उनकी जीविका, उनकी वो कहना चाहिए कि लिविंग स्टेटस उनका अच्छा नहीं हो जाएगा. आज भी जब हमारे पास शहर गांव नहीं थे या शहर नहीं थे या हम शहर आ नहीं पा रहे थे तो गांव की कंडीशंस बहुत दयनीय थी. बट इन दिस टाइम many of the cities were established industries, established school, colleges, bank, ATM, रोड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई. तो गांव में रहने वाला आदमी भी अब एक अपनी जीविका चला लेता है. मतलब वो उसके खाने के लाले नहीं होते. अगर वो करेगा, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों में भाई नया नया शौक था ना, लोग जुड़े. इसके बाद प्रोडक्शन फॉर मार्केट, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन टू इंग्लैंड in second half of the 18th century. France and Germany occurred by the during 19th century. इसमें 3 हमने लिखे थे. फ्रांस, ये हो गई आपकी 19th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी में. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं, पूछ लेगा कि कब कब जर्मनी और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ. तो 19th सेंचुरी में, और ये कहेंगे मिड या हाफ 18th सेंचुरी, ठीक है. हाफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड में ये शुरू हो गया था. इसके साथ यूरोप पार्ट्स गिव बर्थ टू न्यू सोशल ग्रुप. और डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हो गया तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, नए सामाजिक ग्रुप को ग्रोथ मिली.
आगे बात समझ में, एक नए सामाजिक ग्रुप, एक न्यू सोशल ग्रुप ग्रोथ हो गई, क्योंकि जो इमर्जिंग हो गई इसकी, क्योंकि जो लोग घर में पड़े हुए थे, इनके पास कोई काम नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से लोग कनेक्ट हुए, काम पर आए और उनकी जीविका सुधरी। इसके बाद है यूरोप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक हो गई यहाँ तक। Businessmen, professional, Central and Eastern Europe, these group were smaller and member till late 19th century was among the educated, liberal and middle class। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पर आखिर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो वो कह रहा एजुकेटेड लोग थे। जी बात बिल्कुल सही है कि शिक्षित नहीं है, जहां पर एजुकेटेड लोग एजुकेटेड थे, लिबरल लोग थे। पूरी दुनिया में मैं बता दूं आपको आज एक नई चीज, शायद पता ना हो, कि अगर आप अशिक्षित हैं, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आप चाहे बाहुबली हैं और कुछ भी हैं, पैसा चाहे जितना है और एजुकेशन जहां नहीं है, आप शून्य हैं। ध्यान रखिए। रशिया, हमने बताया आपको, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, पर्टिकुलर यूरोप में वो कह रहा कि ये सब कर रहा था कौन? पढ़ा लिखा तबका। ये सब कर रहा था कौन? लिबरल पीपुल, है ना। रेडिकल्स के विचार तो तभी दिमाग में आएंगे तब आपको कोई चीज पता होगी, किताबी ज्ञान होगा, हिस्ट्री पता होगी, तभी तो आप कुछ बता पाओगे या दूसरे से बात कर पाओगे, नहीं तो आपको कुछ हो ही नहीं है। आपको ना फ्रांस, ना रसिया, ना जर्मनी, ना सिडनी कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ ठीक है, बस आप तो बस खड़े हो ऐसे पागल बने, है ना। तो वो आपका जो कहना चाहिए कि एक फिजिकल वो है, बॉडी है, वो काम नहीं आती जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। तो नॉलेज जरूरी है जिंदगी में, एजुकेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। अब क्या, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? व्हाट डिड लिबरल स्टैंड फॉर? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? कह रहा है कि इनका क्या काम रहा, आखिर लिबरल लोगों का राष्ट्रवाद में कुछ हिस्सा रहा? बेशक रहा। हमेशा से लिबरल के लोग और रेडिकल के लोग के विचार तो अलग अलग थे। कंजर्वेटिव जो आइडिया के लोग थे, वो लिबरल्स के आइडिया, रेडिकल्स के आइडिया, दोनों के आइडिया का विरोध करते थे। कौन? कंजर्वेटिव, जो पुरानी रूढ़िवादी बातों पर विश्वास करते थे, वह लिबरल और रेडिकल विचारों को काउंटर करते थे, उन्हें पसंद ये सब नहीं था। अब लेकिन लिबरल्स के जो आइडिया थे वो थे कि बाय द नॉन वायलेंस वे, लिबरल वांट टू नॉन वायलेंस वे, फ्रीडम मिल जाए, सोशलिज्म आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, तो डेफिनेटली इनका उसमें काफी योगदान रहा है, खून खराबा कम होने दिया। आइडिया ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली कनेक्टेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। देखो एक लिबरलिज्म वर्ड है, लिबरलिज्म जो नेशनलिज्म का आइडिया है, देखिए ना, ये आ जाते हैं नेशनलिज्म बताइए, लिबरलिज्म बताइए, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद का आइडिया है, वो लिबरलिज्म के आइडिया से जन्म लिया है। इसका मतलब होता है लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री। अब हम फ्री पे आए, फ्री मतलब फ्रीडम, आजाद, आजाद देश के नागरिक बनने के लिए लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट उठाया। लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से हमें नेशनलिज्म का आइडिया आया, क्योंकि हम जब नेशनलिज्म, तब हम जब फ्री होंगे तभी तो हम राष्ट्रवाद की बात कर पाएंगे, है ना। तो लिबरलिज्म एक लिबर वर्ड है, लिबर वर्ड से बना हुआ है। लिबर मीनिंग फ्री, फॉर न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम for the individual of the equality all the before the law। देखिए जब ये लिबरलिज्म होगा या जब नेशनलिज्म होगा
तो सारे लोग, एवरी एंड ईच इंडिविजुअल हैविंग टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम। भाई जिस देश में हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज के व्यक्ति को जब तक आजादी नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं होगी या फ्रीडम नहीं होगी, वो समाज विकास नहीं कर सकता। उसको नीचे ही बनाए पड़े हो तो पहले वो ऊंचा ही हो ले पहले अपने आप से, इसके बाद वो डेवलप करे। वो डेवलप कहां से कर देगा? तब उसको तुमने डाइवर्स कर दिया है। तो कहते हैं कि हमें सबसे पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा, लिबरल के कॉन्सेप्ट पे, लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे नेशनलिज्म लाना पड़ेगा, तब हम जाके कहीं अपने अधिकारों का मांग कर पाएंगे। क्योंकि हमें उस देश में रहते हो जिस देश में अधिकार हम मांगने का कम से कम अधिकार हो, हमें बोलने का अधिकार तो हो। जहां पे डाइवर्सिटी कर दी पहले से, वहां पे तो अब हम किसी के खिलाफ कह भी नहीं सकते, आप नीचे हो मतलब हो। तो यहां सोशल डाइवर्सिटी है। अब आ जाओ यहां पे पॉलिटिकली emphasized the concept of government by consent. Since French Revolution, liberalism had stood for end of the autocracy, clerical privilege। और सुनो, ये आइडिया सब के सब आइडिया हमें रिसीव हो रहे थे FR से। FR ने हमें जान ताकत दे दी, जान भर दी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे मन में सारे के सारे लिबरलिज्म, नेशनलिज्म के आइडियाज आने लगे। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा कि अवेसी और मिराबिये दो लोग थे, दो लड़कों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि हम ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि समाज के हर एक व्यक्ति को बराबर के अधिकार होने चाहिए, ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ये बात को बताया अवेसी मिराबिये ने थर्ड स्टेट के लोगों को। वैन थर्ड स्टेट के लोग जब जाने तब लड़ाई शुरू हुई और आखिर लुई 16 को पस्त होना पड़ा, लुई 16 को जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ओवरऑल सब कुछ इंस्पिरेशन फ्रांस से हो रहा था। तभी तो ड्यूक मेटरनिक सेज अबाउट व्हेन फ्रांस स्नेज रेस्ट ऑफ द यूरोप बिकम कैच गोल्ड। तभी तो ड्यूक मेटरनिक बोले कि ही वाज ऑस्ट्रिया चांसलर, उन्होंने कहा जब फ्रांस को छींकें आती हैं तो पूरा यूरोप सर्दी जुकाम से जकड़ जाता है, पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब हमने यहां बात बोली तो हमने फ्रांस को लेके चले, हमने कोई रिवॉल्यूशन की बात बोली तो फ्रांस लेके चले, फ्रांस लेके चले। तो वही वो चिढ़ गया था फ्रांस से कि भाई आखिर फ्रांस की रिवॉल्यूशन कहां से हो गई, जनता में कहां से अकल आ गई, कहां से एजुकेटेड लोग आ गए। और अगर अवेसी मिराबिये ना होते, सोशल कॉन्टेक्ट पढ़ने का ज्ञान ना होता, तो कैसे हम रिवॉल्यूशन करते? हमारे अधिकार हमें पता ही नहीं है। If you know about your right, then you have to write to against the lawyer, the king। यदि आपके अधिकारी नहीं, आपको होश है, आप करें मैं तो गुलाम हूं, मैं तो नीची जाति का हूं, जिए जिंदगी अपनी, अपने अधिकार जानने का आपको शौक ही नहीं कभी हुआ, कभी आप अपने अधिकारों के प्रति जागे ही नहीं, रहो मरो। वही चीज है कि अवेसी और मिराबिये ने एक ऐसा घूंट, एक ऐसा ट्रैक्ट बना दिया थर्ड स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने लिखा कि ऐसी ईश्वर की कृपा है। अरिस्टोटल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मॉन्टेस्क्यू, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब किताबों में ऐसे कुछ लिखा हुआ था कि सामाजिक अधिकार इक्वालिटी पर होना चाहिए, बराबरी पर होना चाहिए, नो अपर एंड नो लोअर ओवर हियर। So all these inspiration taken from the French Revolution and then Russia Revolution also। वहां का एग्जाम्पल ले सकते हो, साउथ अफ्रीका भी ले सकते हो, ब्लैक एंड उसमें लड़ाई। तो कहीं ना कहीं जब एक ग्रुप को, देखिए साउथ अफ्रीका में देश है ब्लैक, काले लोगों का शासन कर रहे गोरे, लड़ाई नहीं होगी, जाहिर सी बात है। जिनका देश तो उन्हीं के ऊपर शासन में, वो कह रहे हो नहीं हम बहुत सही है। तो कहीं ना कहीं बेटा पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं चाहता अगर उसके अधिकार उसे मिल जाए। लेकिन जब अधिकारों का हनन होता है, जब अधिकारों का जो है डिनाई किया जाता, तब वो फिर वो कहता आ जाओ वो सामने। नेसेसिटी ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी,
इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड डिड नॉट नेसेसिटी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन अब देखना, इनका भी सिस्टम सही नहीं था। ये सब इतना चाह रहे थे, लेकिन यूनिवर्सल सफ्रागेट नहीं चाह रहे थे। यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल सफ्रागेट का मतलब होता है सबको वोट। इन्होंने भी जस्ट लाइक आपने बिल्कुल फ्रांस पढ़ा होगा कि नेशनल असेंबली मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेड अ रूल्स रेगुलेशन फॉर पीपल 25 years एंड एबल टू 3-day बेज। 25 साल का आदमी 3 दिन की बेज दे सकता है, वह वोट डालेगा। वैसे ही कुछ ऐसे ही यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट पर सफरगेज पे कोई विचार नहीं हो रही थी। यू विल रिकॉल दैट द रिवोल्यूशनरी फ्रांस, वही वो लिख रहा है कि यूनिवर्सल सफरागेज का मतलब होता है कि हर एक एडल्ट को वोट डालने का अधिकार होगा। ऐसा कुछ कानून यहाँ पे नहीं बन रहा था। अगर आपको रिकॉल करें तो कहां ले चले आपको? सीधे फ्रांस। अगर आपको फ्रांस ले चलते हैं तो फ्रांस में जब नेशनल असेंबली बनी थी, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया था कि 25 ईयर्स का व्यक्ति 3 दिन की अगर मजदूरी देता है तो वो वोट डालेगा। वीमेंस को वोट डालना बिल्कुल अलाउ नहीं है। वीमेंस चाहे 3 दिन की मजदूरी दें और चाहे अपनी जान दे दें, है ना, वोट नहीं देने उनको। इसलिए वीमेन सफ्रागेट मूवमेंट बाद में फेमिनिस्ट मूवमेंट चले हिंदुस्तान में भी बहुत पहले, जो है बहुत मुसीबत थी। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमें वोटिंग राइट भी बहुत मुश्किल से मिले हैं, इक्वालिटी भी बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि यहाँ पर किंगडम में लोग बटे हुए थे, राजघरानों में लोग बटे हुए थे, ठीक है। तो कोई वीमेन सफ्रागेट नहीं था। इसके साथ फ्रांस which symbolize the first political experiment in liberal democracy, the right to vote to get elected was granted exclusively to the property owning। वही है कि फ्रांस में उस व्यक्ति को, प्रॉपर्टी ओनिंग व्यक्ति को ही वोट डालने के अधिकार थे। वैसे कुछ कानून यहाँ पर बन रहा था। वो कह रहा लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने वैसे ही कुछ कानून अभी बना, क्योंकि देखो अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? 1804 1815 के बीच में चल रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि अभी नेशनलिज्म आ जाएगा, अभी सोशलिज्म, क्या डेमोक्रेसी? अभी कुछ नहीं आएगी। अभी तो 3-4 बार अभी और मोनार्ची बनेगा, मतलब जड़ मोनार्ची हटा के कुछ कम मोनार्ची बना देंगे, है ना, डायनेस्टिक फिर बर्बन शासक को बनाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे रिप्लेस होकर एक यूनिफिकेशन इटली और वो पढ़ेंगे, इटली और जर्मनी। इटली जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद हम उस पर पहुंचेंगे कि अब कुछ देशों में अपने खुद के कॉस्ट्यूम और खुद के फ्लैग्स तैयार हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सेंड कर देंगे जो बचा हुआ है बेटा, क्योंकि इसको हम टू द पॉइंट ही ले चलेंगे, क्योंकि हम वैसे इसको जल्दी नहीं खत्म करने के मूड में हैं। ये लेसन थोड़ा सा आपको समझ सोच के पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और 10 मार्क्स का आना है इसको, 10 मार्क्स, है ना, ठीक है, ओके।